हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपन ने पहले पढ़ा था। अपन किसके बारे में पढ़ चुके? परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके। परमाणु के बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग मॉडल दिए। इसके पहले लास्ट वीडियो में पढ़ा था सोमरफील्ड का मॉडल, और उसके बाद हमने पढ़ा था नील्स बोर के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हम क्वांटम संख्या के बारे में। किसके बारे में? क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, तो क्वांटम संख्या आपने पढ़ी होगी। क्वांटम संख्या क्या होती है? तो क्वांटम संख्या कहते किसे हैं? वह संख्या, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। इनका अध्ययन क्वांटम फिजिक्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम भौतिकी में किया जाता है। तो वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था के बारे में बताती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखने की, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था के बारे में बताती है या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास के बारे में बताती है, उसे क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप्स की होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तीसरी होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या मैग्नेट क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 होती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इन्हें कहा जाता है स्पैन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पैन क्वांटम नंबर। तो मुख्य जो क्वांटम संख्याएं होती है वह कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में है, किस उपकोष में है, ये किस प्रकार चक्रण कर रहा है। ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, उसका अभिविन्यास क्या है, ये सब जानकारी हमें क्वांटम संख्या देती है। कौन देती है? क्वांटम संख्या देती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था कहा जाता है। तो वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था के बारे में जानकारी देती है या बताती है, उन्हें क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिन्हें अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिन्हें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। तीसरी होती है मैग्नेट क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिन्हें चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पैन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बारे में प्रत्येक का वर्णन हम लाइन टू लाइन करेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक डाल लीजिए क्वांटम संख्याएं। रीट में यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो टॉपिक डाल लीजिए क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो लिखिए इसकी परिभाषा। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं ना, एरो लगा के लिखना। वह संख्या जो, लिखा हुआ है बोर्ड पे, वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था के बारे में बताती है। वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था के बारे में बताती है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था के बारे में बताती है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था के बारे में बताती है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। नीचे लिखना टॉपिक डाल के,
क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, पहले लिखना मुख्य क्वांटम संख्या, इन्हें अंग्रेजी में कहा जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पाइन क्वांटम नंबर। चारों के आप नाम लिख लें लाइन टू लाइन, और इनके अंग्रेजी नाम भी साथ के साथ लिख लें। यहाँ कोष्ठक में आप एक और चीज़ लिख लें कि इनको किस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। कोष्ठक में लिखने आप, इनको दर्शाया जाता है एन के द्वारा, इसे दर्शाया जाता है एल के द्वारा, इसे दर्शाया जाता है एम के द्वारा, और इसे दर्शाया जाता है एस के द्वारा। ये आप चारों नाम लिख लें, उनके सिंबल भी लिख लें साथ के साथ। तो चारों क्वांटम संख्या का नाम आपने लिखा होगा, अंग्रेजी नाम भी साथ के साथ लिख लें, और उनके प्रतीक चिन्ह भी साथ के साथ लिख लें। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए अब बात करते हैं अपन मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। किसके बारे में? मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। नंबर 1 है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है वो देखिए आप एक बार। सबसे पहले तो आपको परमाणु का डायग्राम याद होना चाहिए। आप सब जानते हुए परमाणु का नाभिक होता है, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ पाए जाते हैं, जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 3 कुछ भी भर देते हैं अपन। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं वो किन पथों में चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन दीर्घ वर्ताकार पथों को कहा जाता है कक्ष, कोश, ऊर्जा स्तर या ऑर्बिट। इस डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं। दीर्घ वर्ताकार पथ ही बनाना पड़ेगा अपने को रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप सब जानते हो परमाणु का नाभिक होता है। अब परमाणु के नाभिक के चारों ओर ये नाभिक है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसकी खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी, अर्नेस्ट लॉर्ड रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों दीर्घ वर्ताकार पथ पाए जाते हैं। इन दीर्घ वर्ताकार पथों को हम क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं, कोश बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं, EL बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? कोश, कक्ष, ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर को ही मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जो सर्कल दिख रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। अर्थात कक्ष, कोश, ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल को मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है। अगली लाइन, n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्य क्वांटम संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो n के द्वारा, स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे, मुख्य क्वांटम संख्या का मुख्य गुण क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या का मुख्य फीचर क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु
आकार का ज्ञान कराती है, ज्ञान कराती है। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वह परमाणु के आकार का ज्ञान कराती है। किसके आकार का ज्ञान कराती है? परमाणु के आकार का ज्ञान कराती है। उसी के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। परमाणु त्रिज्या भी क्या करती है? मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु त्रिज्या किस क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। और आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या जो होती है वह मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n और दिगंशी क्वांटम संख्या यानी कि l, मतलब l का मान किस पर निर्भर करेगा? n पर निर्भर करेगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या दोनों की दोनों जो होती है उनके आधार पर ही परमाणु त्रिज्या का मान हम घटा बढ़ा सकते हैं, या इनका मान बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है और इनका मान घटने पर परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन्हें कक्ष, कोष, ऊर्जा स्तर, ऑर्बिट कहा जाता है और इन्हें मुख्य क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। n का मान, n मतलब क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। n मतलब क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो n का मान हमेशा धन पूर्णांक होता है। क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक का मतलब 0 के बाद +1 +2 +3 यानी कि 1 2 3 4 5 और अनंत तक। ठीक है, ध्यान रखना n का मान हमेशा धन पूर्णांक होता है। क्या होता है? धन पूर्णांक होता है और शून्य कभी भी नहीं होता, शून्य कभी भी नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि n का मान या कक्ष का मान या कोष का मान या ऊर्जा स्तर का मान या फिर मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कभी भी 0 नहीं होता है। और क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। यानी कि n बराबर आप 1 रख सकते हो, n बराबर आप 2 रख सकते हो, n बराबर आप 3 रख सकते हो, n बराबर आप 4 रख सकते हो, n बराबर आप 5 रख सकते हो, लेकिन n बराबर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि n का मान मतलब कक्ष की संख्या, कोष की संख्या, ऊर्जा स्तर या फिर जब मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है, यानी कि इसका मान 0 नहीं होगा, धन पूर्णांक होगा। क्या होगा? धन पूर्णांक होगा, मतलब 1 2 3 4 और अंत तक जितने भी इसके कक्षक, कोष, ऊर्जा स्तर होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए इसके बारे में कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है इसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को कैसे दर्शाते हैं? कक्ष को, कोष को, ऊर्जा स्तर को या फिर मुख्य क्वांटम संख्या जो है सभी का एक नाम है। ठीक है ना, ध्यान देना है। मुख्य क्वांटम संख्या को n के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? n के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखने की n के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरी बात कि मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के किस गुण को दर्शाती है? उसके आकार को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? उसके आकार को दर्शाती है। कैसे? क्योंकि कक्ष का मतलब ही क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। कक्ष का दूसरा नाम है मुख्य क्वांटम संख्या है। यदि यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्याओं का मान बढ़ता है तो इसकी रेडियस भी बढ़ेगी, यानी कि आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो त्रिज्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा और इसको n से दर्शाया जाता है। n का मान क्या होता है? हमेशा धन पूर्णांक होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 होता है, बल्कि शून्य नहीं होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। इसे अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो टॉपिक डालिए मुख्य क्वांटम संख्या। एक शब्द और पढ़ा था अपन ने, ऊर्जा स्तर। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नील्स बोर ने किया था। किसने किया था? नील्स बोर ने किया था। और आप जानते हो कि ऊर्जा स्तर को क्या नाम देते हैं अपन? कोष। कोष को क्या नाम देते हैं अपन? कक्ष। कक्ष को क्या नाम दिया अपन ने? मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? नील्स बोर। ठीक है, तो टॉपिक डालिए मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले लिखिए खोज। खोज नील्स बोर 1913। नील्स बोर 1913। नील्स बोर 1913। ठीक है, उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। इसको मिटा देता हूं मैं। ये डायग्राम कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद खोज के बाद इसे हम बोलेंगे कोष, कक्ष, ऑर्बिट, ऊर्जा स्तर
या फिर मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके नाभिक। इसे जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए, नाभिक। ये भी लिखते साथ के साथ। तो बना लिया होगा आपने सभी ने डायग्राम। कोश, कक्ष, ऑर्बिट, ऊर्जा स्तर, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर के एल एम एन। यदि n बराबर 1 होगा तो k, n बराबर 2 होगा l, n बराबर 3 होगा m, n बराबर 4 होगा तो बड़ा n। ये नाभिक है इधर, ठीक है। तो आपने डायग्राम बना लिया होगा। इसके नीचे एरो लगा के लिखेंगे, एरो लगा के लिखना, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। अगली लाइन से लिखो, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर कोश ऑब्लिक लगा के, ऊर्जा स्तर ऑब्लिक कोश ऑब्लिक कक्ष ऑब्लिक ऑर्बिट, ऊर्जा स्तर कोश कक्ष ऑर्बिट, ऊर्जा स्तर कोश कक्ष ऑर्बिट को ही मुख्य क्वांटम संख्या कोष्ठक में n कहा जाता है। ऊर्जा स्तर कोश कक्ष ऑर्बिट को ही मुख्य क्वांटम संख्या कोष्ठक में n कहा जाता है। ठीक है। अगला नोट डाल के लिखना, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के आकार का ज्ञान कराती है। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के आकार का ज्ञान कराती है। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के आकार का ज्ञान कराती है। इस लाइन को थोड़ा समझते हैं अपन, किस प्रकार से कराती है एक बार फिर। देखिए यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ। ये परमाणु है, देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए सबसे पहले इसमें बताइए n का मान क्या है, केवल n1। यहाँ पर केवल n1 है अपने पास, ठीक है। 1 2 3 यानी कि n1 n2 और n3, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, n1 1 2 3 4 है ना, n2 n3 और n4। यहाँ पर 1 2 3 4 5, n1 n2 n3 n4 और n5। तो मुख्य क्वांटम संख्या को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात n का मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ाया तो एटॉमिक रेडियस जो है इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात आकार बढ़ जाएगा, किसका, परमाणु का। तो देख सकते हैं यहाँ पे n1 मुख्य क्वांटम संख्या अपने पास 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे परमाणु के आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से अपन ने लिखा कि परमाणु का आकार जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है और मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के आकार का ज्ञान कराती है। ठीक है। अगली लाइन लिखना, एरो लगा के बताया था आपको, मुख्य क्वांटम संख्या
मुख्य क्वांटम संख्या निम्न होती है, मुख्य क्वांटम संख्या निम्न होती है, उसमें लिखना n बराबर k l m n, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या निम्न होती है k l m n, आप ओ भी कर सकते हो, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, बहुत सारे जहाँ तक वो चलेगा, ठीक है ना। तो k l m n o कर लो केवल यहाँ पर, ठीक है ना। तो n का मान मुख्य क्वांटम संख्या निम्न होती है, तो n बराबर लिखना आप k l m n o, उसके बाद डेट लगा लेना, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। ये उतारने के बाद इसे आप इसे ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, n1 का मान पूछो आपसे, यदि n1 की बात करें तो n1 का मतलब होगा k, अगर आपसे कहा जाए n2 का मतलब क्या होगा l, आपसे पूछा जाए n3 इसका मतलब क्या होगा m, आपसे पूछा जाए n4 इसका मतलब क्या होगा n, आपसे पूछा जाए n5 इसका मतलब क्या होगा o। तो ये भी आपको उतारना है कि प्रथम मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, दूसरे मुख्य क्वांटम संख्या का नाम क्या होता है। जैसे मान लो प्रथम मुख्य क्वांटम संख्या का नाम है k, दूसरी का है l, तीसरी का है m, चौथी का है n और पांचवी का है o। इस प्रकार से इनका नाम अलग अलग तरीके से, जैसे n1 मतलब पहली क्वांटम संख्या, पहली मुख्य क्वांटम संख्या, n2 मतलब दूसरी मुख्य क्वांटम संख्या, n3 मतलब तीसरी मुख्य क्वांटम संख्या, n4 मतलब चौथी मुख्य क्वांटम संख्या, पाँचवीं मतलब n5 मतलब पाँचवीं मुख्य क्वांटम संख्या, और सभी का मान अलग अलग होगा। n1 पहले के लिए k नाम रखा अपन ने, n2 को l के द्वारा दर्शाया, n3 को m के द्वारा दर्शाया, n4 को n के द्वारा और n5 को o के द्वारा दर्शाया। तो इसे अपन बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये k हो जाएगा, ये l, ये m, ये n, ये o। इसके लिए n बराबर 1 होगा, इसके लिए n बराबर 2, इसके लिए n बराबर 3, इसके लिए n बराबर 4, इसके लिए n बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बताया, तो आप दोनों लाइनें उतार लीजिए। मुख्य क्वांटम संख्या निम्न होती है, n बराबर k l m n o, उसके बाद n1 बराबर k, n2 बराबर l, n3 बराबर m, n4 बराबर n, n5 बराबर o। ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा आपके। अब बात करते हैं अपन अगली क्वांटम संख्या की, जिसे बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, अर्थात दिगंसी क्वांटम संख्या। द्विगंसी क्वांटम संख्या, इसे अंग्रेजी में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। अब अपन ने वहाँ पर बात की थी कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है वह कोष का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है, कोष का ज्ञान कराती है, अर्थात कोष को ही मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है, अर्थात n कहा जाता है। क्या कहा जाता है, n कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दिगंसी क्वांटम संख्या अर्थात l की। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि ये होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, वो अपन बात करते हैं यहाँ पे। दिगंसी क्वांटम संख्या को पहली बात तो किससे दर्शाएंगे, l से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, l के द्वारा दर्शाया जाएगा। और ये किसका ज्ञान कराती है, उपकोषों का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है, उपकोषों का ज्ञान कराती है। वहाँ पर कोष का ज्ञान कराती है मुख्य क्वांटम संख्या, और उपकोषों का ज्ञान कराएगी दिगंसी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। दिगंसी क्वांटम संख्या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर चल रहा है। इससे पहले अपन ने पढ़ा मुख्य क्वांटम संख्या। तो अपन बात करते हैं दोबारा इसके बारे में कि दिगंसी क्वांटम संख्या जो है कई जगह द्विगंसी भी बोलते हैं क्वांटम संख्या। ठीक है, तो द्विगंसी क्वांटम संख्या को किससे दर्शाया जाता है, एल से दर्शाया जाता है। दूसरी बात, यह उपकोषों का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है, उपकोषों का ज्ञान कराती है।
वहाँ पर वो परमाणु का आकार ज्ञान करा रही थी, या उपकोषों का ज्ञान प्राप्त कराती है। ठीक है, अब देखो उपकोष कितने प्रकार के होते हैं। उपकोष 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। उपकोष कितने होते हैं? 4 प्रकार के, एस, पी, डी और एफ। कितने होते हैं? एस, पी, डी और एफ प्रकार के, 4 प्रकार के आपके पास उपकोष होते हैं। आप सब इसके बारे में जानते हो। तो उपकोष जो होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि होते क्या हैं। देखिए, जैसे परमाणु का नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोष कहते हैं। मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये तो है उपकोष। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी मुख्य क्वांटम संख्या, वो होती है वो कोष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उपकोषों के बारे में। तो ये अपन ने पढ़ा था N1, ठीक है, ये होता है N2, ये होता है N3 और ये होता है N4। पहली क्वांटम संख्या पहला कोष, दूसरी क्वांटम संख्या दूसरा कोष, तीसरी क्वांटम संख्या तीसरा कोष और चौथी क्वांटम संख्या चौथा कोष। ठीक है, अभी जो N को अपन ने क्या किया? डिवाइड कर दिया, यानी कि कोष भी खंडों में बटे होते हैं, जिन्हें उपकोष कहा जाता है। ठीक है, कोष भी खंडों में बटे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? उपकोष कहा जाता है। कोष जो होते हैं वो किस में बटे होते हैं? खंडों में बटे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपकोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपकोष कहा जाता है। जैसे अपन N की बात करें, अब N जो होता है इसका निर्माण होता है, इसमें जैसे एक कमरा है, जैसे मान लो ये कमरा है। ठीक है, अब इस कमरे में अपन ने क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया। क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया। तो कितने रूम हो गए अपने पास? 2 हो गए। ठीक है, यानी कि उपकोष जो होते हैं वह कोषों को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। अलग अलग भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या पहली है, इसे हम के भी कहते हैं, इसे एल कहते हैं, इसे एम कहते हैं, इसे एन कहते हैं। तो पहली क्वांटम संख्या का निर्माण किस उपकोष से होता है? एस से होता है, यानी कि इसमें केवल एक उपकोष पाया जाता है, एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है। इन्हें ऑर्बिटल भी कहा जाता है, ऑर्बिटल भी कहा जाता है, या कक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्बिट अलग होता है कोष, ऑर्बिटल होता है उपकोष। ठीक है, देखिए प्रथम क्वांटम संख्या जो होती है केवल एस में बटी होती है। पहला कोष जो होता है केवल एस से मिलकर बनता है, दूसरा एस पी से मिलकर बनता है, तीसरा एस पी डी से मिलकर बनता है, चौथा एस पी डी एफ से मिलकर बनता है। ठीक है, तो N1 का मान जो होगा K होगा, N2 का मान L होगा, N3 का मान M होगा, N4 का मान N होगा। तो N में कितने कक्षक पाए जाते हैं या कितने उपकोष पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं, S, P, D और F। M में कितने पाए जाते हैं? S, P, D। L में कितने पाए जाते हैं? S, P। और K में कितने पाए जाते हैं? केवल S पाया जाता है। तो समझ गए होंगे आप, यहाँ पर क्वांटम संख्या अलग अलग प्रकार की है। और अपन ने पढ़ी थी मुख्य क्वांटम संख्या, तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसको N से दर्शाते हैं। पहले कक्षक के लिए N1, दूसरे कोष के लिए N2, तीसरे के लिए N3, चौथे के लिए N4 का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम K, L, M, N के नाम से जानते हैं। K का निर्माण S से होता है, L का निर्माण SP से होता है, और M का निर्माण SPD से होता है, और N का निर्माण किससे होता है? SPDF से होता है। ठीक है, तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या की अपन ने बात करी, तो इसे लिख लेते हैं अपन द्विगंशीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। लिखिए पहली लाइन, द्विगंशीय क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला लिखो, L का मान हमेशा L मतलब द्विगंशीय क्वांटम संख्या, L का मान हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। L का मान हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या मतलब n पर निर्भर करता है, n पर निर्भर करता है। अगला एरो, द्विगंशीय क्वांटम संख्या को उपकोष भी कहा जाता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को उपकोष भी कहा जाता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या को उपकोष भी कहा जाता है।
ठीक है, नोट डालना अगला, L का मान 0 तथा n-1 होता है। L का मान 0 तथा n-1 होता है। जीरो या n-1 होता है, ठीक है। लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 नहीं हो सकता, ये अपन ने बात कही थी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन कक्षक के बारे में। एक और लाइन लिख लें आप यहाँ पे, एरो लगा के लिखना, नोट डालना है यहाँ पर भी। द्विगुणित क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति का ज्ञान कराती है। द्विगुणित क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति का ज्ञान कराती है। कक्षक की आकृति का ज्ञान कराती है। द्विगुणित क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति का ज्ञान कराती है, ठीक है। अब देखो कक्षक की आकृति का ज्ञान कराती है। अब देखो L बराबर क्या होता है, S P D F, मतलब L जो होता है उसे हम द्विगुणित क्वांटम संख्या कहते हैं और L को ही हम उपकोष या कक्षक कहते हैं। कक्षक, उपकोष और उपकोष और कक्षक एक ही बात है। द्विगुणित क्वांटम संख्या कक्षक या उपकोष एक ही बात है, ठीक है। तो L किसके बराबर होगा, इन कक्षकों के बराबर। कक्षक 4 होते हैं या उपकोष 4 होते हैं, SPDF, ठीक है। अब देखो L बराबर क्या होगा, SPDF, ठीक है। L के लिए S का मान क्या होगा, 0, L के लिए P का मान क्या होगा, 1, L के लिए D का मान क्या होगा, 2, L के लिए F का मान क्या होगा, 3। इसे उतार लें आप, ऐसा कैसा उतार लें। L के लिए S का मान 0, P का मान 1, D का मान 2 और F का मान 3 होता है। ठीक है, उतार लिया होगा आपने सभी ने। अब इनके आकार की बात करते हैं। अपन ने बोला कि द्विगुणित क्वांटम संख्या उपकोष या कक्षक के आकृति या आकार का ज्ञान कराती है। अब किस प्रकार से कराती है, इनका आकार कैसा होता है। अपन ने पढ़ा कक्षक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4, S P D और F, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, L बराबर 0, इसके लिए L बराबर 1, इसके लिए L बराबर 2, इसके लिए L बराबर 3। अब आकृति की बात करते हैं, ठीक है। S जो कक्षक होता है इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार। कैसी होती है, गोलाकार, मतलब ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं P की आकृति कैसी होती है। कक्षक जो होता है L मतलब होती है द्विगुणित क्वांटम संख्या, उसके लिए SPDF का मान अलग अलग होगा, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब S का आकार होता है गोलाकार। कैसा होता है, गोलाकार, ठीक है ना। अब देखो P जो होता है इसका आकार होता है डम्बलाकार। कैसा होता है, डम्बलाकार होता है। कैसा होगा, डम्बलाकार। तो डम्बलाकार कैसा होता है, डंबल देखा आपने, वो जो जिम वगैरह होते हैं वहाँ पर डंबल उठाते हैं, ऐसे देखा होगा आपने, ऐसा देखा होगा ना, ठीक है। तो डम्बलाकार ऐसा हो जाता है आपकी ये वाला, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसका आकार हो जाएगा डम्बलाकार। तो S कक्षक का आकार होता है गोलाकार और P का आकार होगा द्विडम्बलाकार। यहाँ पर अपन S लिख देते हैं, ये S हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ठीक है। और D का हो जाएगा द्विडम्बलाकार, द्विडम्बलाकार, ठीक है। इसे हम कैसे दर्शाएंगे, एक तो ये, एक ये कर दिया, एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया, ठीक है ना, ध्यान रखना है बात। और ये हो जाएगा आपके कौन सा, D। क्या हो जाएगा, D उपकोष या कक्षक, ठीक है। इसे बना लीजिए, प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस, ठीक है। अगला होता है F। इसका आकार होता है जटिल द्विडम्बलाकार, जटिल द्विडम्बलाकार। अब इसका आकार कैसा हो जाएगा, आकार बना देते हैं इसका,
प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस। ठीक है, ये जटिल द्विडम्बलाकार आकार हो गया इसका। यहाँ पर लिख देते अपन f। तो आप इसे जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। एक तरफ लिखना कक्षक SPDF, L का मान 0 1 2 3, आकृति गोलाकार, डम्बलाकार, द्विडम्बलाकार, जटिल द्विडम्बलाकार आकार बनाइए, इसकी आकृति बना लीजिए। जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि जो उपकोष होते हैं या कक्षक होते हैं वो कितने भागों में बटे होते हैं। ठीक है, मिटा दी इसको। देखिए, कक्षक या इन्हें ऑर्बिट कहा जाता है, ऑर्बिट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? S, P, D और F। 4 प्रकार के हमारे पास ऑर्बिट होते हैं, कक्षक होते हैं या उपकोष होते हैं। इनके नाम है S, P, D और F। S, P और D और F। ठीक है, अब देखिए यह कितने खंडों में बटा होता है? यह केवल एक खंडों में बटा होता है। किसमें बटा होता है? एक खंड में बटा होता है। मतलब इसके कितने भाग होते हैं? केवल एक भाग होता है। कितने भाग होते हैं? एक भाग होता है। अब इसमें 2 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 3। यानी कि P कितने में बटा होता है? 3 खंडों में बटा होता है। कितने खंडों में? 3 खंडों में बटा होता है। तो आपसे पूछा जाए कि P उपकोष या P कक्षक जो होता है या P ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल कर देंगे। ठीक है, P ऑर्बिटल जो होता है उसके कितने भाग होते हैं, कितने खंड होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद D में फिर 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखेंगे। फिर 2 और जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे 7। ठीक है, तो आपके जो कक्षक हैं, ऑर्बिटल है, वह कितने भागों में बटे होते हैं? उसके सामने बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है SPDF। S बटा होता है 1 में, P बटा होता है 3 में, D बटा होता है 5 में और F बटा होता है 7 में। इसे बना लें आप। SPDF ऑर्बिटल 1 2 3 1 3 5 7। एक के बाद 2 बढ़ा देना है। एक में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। 1 3 5 7। तो SPDF 1 3 5 7 वो कैसे आइए? खंडों में बटा होता है। S 1 में बटा होता है, P 3 में बटा होता है, D 5 में बटा होता है और F जो होता है कितने बटा होता है? 7 में बटा होता है। ठीक है, यहाँ तक आपके मामला कंप्लीट है। अब जो क्वांटम संख्या चलेगी वो है तीसरी, जिसे बोलते हैं अपन क्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, पहली बात, चुंबकीय क्वांटम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे m के द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल m के द्वारा दर्शाया जाता है। अपन ने पढ़ा था मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से दर्शाएंगे,
उसके बाद दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से दर्शाएंगे, उसी प्रकार से चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है, इम्पोर्टेंट बात है, चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाती है। किसे दर्शाती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाती है। ये भी ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास। इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को कौन सी क्वांटम संख्या दर्शाती है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाती है। अपन ने पढ़ा था मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वह परमाणु के आकार का ज्ञान कराती है, या कोशों का ज्ञान कराती है, या ऊर्जा स्तर का ज्ञान कराती है। दूसरी बात अपन ने पढ़ी, दिगंशी क्वांटम संख्या ऑर्बिटल कक्षक का ज्ञान कराती है, उपकोष का ज्ञान कराती है। और तीसरी जो होती है ये इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास के ज्ञान कराती है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से परमाणु में लगे होते हैं। एम का मान, जो एम का मान होता है, एम का मान -L से +L तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? m का मान जो होता है -L से +L तक होता है। अपन ने n के लिए लिखा था, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या के लिए लिखा था कि n का मान हमेशा धन पूर्णांक होता है। कैसा होता है? धन पूर्णांक, यथार्थ 0 नहीं होता, +1 +2 +3 होता है और बढ़ता जाएगा। ठीक है। और अपन ने दूसरी पढ़ी थी, कौन सी? दिगंशी क्वांटम संख्या, उसका मान l बराबर 0 और n-1 होता है। उसके बाद तीसरी है m का मान -L से लेकर +L तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? -L से लेकर +L तक होता है। अब किस प्रकार से होता है हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। देखिए, आपने कक्षक पढ़े थे, ये कक्षक है अपने पास, ये ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, S, P, D और F। ठीक है, S का मान क्या होगा? 0। P का मान क्या होगा? 1। चाहो तो अपन इसको कोष्टक में लिख देते हैं, 1, इसके लिए 0 होगा, सॉरी, 0, 1, 2 और 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ इक्वल लगा देते हैं। अब आप जानते हो कि S के कितने भाग होते हैं? एक भाग होता है, केवल ये एक भाग में बटा होता है। बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, एक भाग में बटा होता है। ये कितने भाग में बटा होता है? 2 बढ़ाएंगे तो 3, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 5, 1, 2, 3, 4 और 5, और इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा कि L का मान जो, सॉरी, M का मान जो होगा वो क्या होगा? -L से कहाँ तक होगा? +L तक होगा। कहाँ तक होगा? +L तक होगा। किस प्रकार से वह देखिए, अपन बात कर रहे हैं S के बारे में, P के बारे में, D के बारे में और F के बारे में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, S का मान 0 है तो इसका जो खंड है, इसका जो मान होगा वो क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मान 0 होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ भी 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा, केवल S के लिए। किसके लिए? केवल S के लिए। अब P के लिए बात करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है -L से, यानी कि -1 से लेकर, अब -0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो 0 होता है ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, इसलिए अपन यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया। इसके लिए बात करते हैं, अब यहाँ 1 लिखा हुआ है तो स्टार्ट करना है कहाँ से? -1 से। कहाँ तक ले जाना है? +1 तक। समझ रहे हो बात को? अब देखो, -1, 0 और +1, समझ गए? ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टार्ट कहाँ से करेंगे? माइनस का 2 से, -2, -1, 0, +1 और +2, समझ गए? इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से, 3, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, ये आपके इनके मान हो जाएंगे। तो S के लिए 0, P के लिए +1, -1, 0, +1। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, ये किसके मान है सारे? ये L के मान है। किसके मान है? L के मान है। किनके मान है? ये L के मान है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, D ले लेते हैं। ठीक है, D उपकोष के लिए L का मान क्या क्या संभव है?
अब आप जानते हो इसका आंसर पता करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एल का मान -1 से कहाँ तक हो सकता है, +1 तक हो सकता है, प्लस एल तक हो सकता है, ठीक है। -L से कहाँ तक हो सकता है, +L तक हो सकता है। तो डी उपकोष के लिए एल का मान हमेशा क्या होगा, अब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, डी के बारे में पता होना चाहिए। डी जो होता है कितने खंडों में बटा होता है, 5 खंडों में बटा होता है। कितने खंडों में, 5 खंडों में। तो 5 खंड बना दीजिए, ये 5 खंड बना दिए, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, ये काट देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से होगा, माइनस से स्टार्ट होगा, प्लस तक जाएगा। अब डी का निर्माण किससे होता है, 1 2 3 4 5। अब डी बराबर आप जानते हो क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, एस के लिए 0, पी के लिए क्या हो जाएगा 1, और डी के लिए क्या हो जाएगा आपके 2, और एफ के लिए क्या हो जाएगा 3। तो डी के लिए क्या आएगा 2 हो जाएगा, मतलब +2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक, सॉरी -2 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक ले जाना है, +2 तक ले जाना है, ठीक है। तो -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। तो आपका एल बराबर का मान क्या होगा, डी उपकोष के लिए -2 होगा, -L होगा, सॉरी -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा। ये आपका आंसर कंप्लीट है, ठीक है। तो डी उपकोष के लिए एल का मान क्या क्या संभव है, -2 संभव है, -1 संभव है, 0 संभव है, +1 संभव है, +2 संभव है, ठीक है। तो अभी अपन ने लिखा था चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में, तो उसे लिख ही लेते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या टोपी डाल लीजिए, पहली लाइन लिखना, उसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या में लिखेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित किया जाता है। पहली लाइन लिखना, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित किया जाता है, m से प्रदर्शित किया जाता है। नोट डाल के लिखना, चुंबकीय क्वांटम संख्या नंबर 2, चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास का निर्धारण करती है, ऐसे लिखना। चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास का निर्धारण करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास का निर्धारण करती है। नंबर 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को दर्शाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को दर्शाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को दर्शाती है। और नोट डालना, नोट डाल के लिखना, m का मान l पर निर्भर करता है। m का मान l पर निर्भर करता है। इसको दोबारा बना देते हैं, m का मान l पर निर्भर करता है, ठीक है। इसे बनाइए आप, यहाँ लिखेंगे कक्षक, या इसे ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अपन l अर्थात द्विवंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। अब यहाँ बनाते हैं, इसका मतलब एक डिब्बा बनाएंगे, 2 का मतलब 3 खंड बनाएंगे, 3 डिब्बे बनाएंगे, डी का मतलब 5, उसके बाद एफ का मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब इनके बारे में अपन लिख लेते हैं कि एल का मान इनके लिए क्या क्या संभव होगा। तो यहाँ लिखते हैं, आप सब जानते हो -L से +L तक जाएगा, तो इसका मान 0 है। तो एल का मान यानी कि द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान जो होता है वो क्या हो सकता है, 0 और n-1 हो सकता है। अपन ने लिखा इधर एल का मान 0 भी हो सकता है, n-1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 0 है तो इसका मान +- में तो आएगा नहीं, केवल अपन क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब इसका मान 2 तरीके से हो सकता है, एक तो माइनस में हो सकता है, प्लस से हो सकता है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 से। यहाँ 1 लिखा हुआ है तो -1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो -2 से, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो -3 से। तो -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 0 और +1। यहाँ पर -2 -1 0 +1 और +2। इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3।
इसे आप बना लीजिए ऐसा कैसा, इधर वाला बनाना है केवल ये वाला कंप्लीट करना है और कुछ नहीं लिखना आपको ना। जल्दी से बना लीजिए इसे। द्विगंशी क्वांटम संख्या -1 -L 2 + L ऑर्बिटल कक्षक SPDF 0 1 2 3 0, फर्स्ट में 0, दूसरे -1 0 +2 +1, दूसरे के लिए D के लिए -2 -1 0 +1 +2, F3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा आपका। अगली लाइन से लिखिए, नोट डाल के लिखना अगली लाइन से। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 2L + 1 होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 2L + 1 होता है। इस लाइन को लिख लें आप, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 2L + 1 होता है। 2L + 1 होता है, L मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि L बराबर, जैसे यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, L बराबर अपन ने रखा L बराबर -2, L बराबर क्या रखा -2, तो M का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे, 2L + 1, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2L का मान क्या है -2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो -4 + 1 कितना बचेगा, 4 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या बचेगा -3 आंसर आएगा। क्या आएगा, -3 आंसर आएगा। तो आप इसे सोल्व कर सकते हो आराम से। L बराबर अगर -2 आ जाए, M का मान क्या पूछे आपसे, तो 2L + 1 का सूत्र लगा देना, 2 की जगह 2 रख दिया, और L का मान -2 दे रखा है तो -2 रख दिया। 2 2 कितने हो जाएंगे, 4, -4, प्लस का जगह प्लस, 1 का जगह 1, ठीक है। तो -4 ये बड़ी संख्या है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो देखो 4 में से, अब देखो यहाँ पर देखो, अगर कुछ नहीं होता तो 5 होता आंसर, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 4 में से अपन 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। आपका आंसर आएगा -3। इसे उतार लीजिए आप चाहो तो आउट में। अब बात करते हैं अपन चौथी क्वांटम संख्या, जिसे बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइन क्वांटम नंबर, ठीक है। पहली बात, इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एस के द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। पहली बात तो ध्यान रखनी है कि जो मुख्य चक्रण क्वांटम संख्या है इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था मुख्य क्वांटम संख्या के लिए 3 पढ़ चुके, मुख्य क्वांटम संख्या या डायरेक्ट लिख देते अपन एन, एल और एम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए ये कराती है किसका ज्ञान, कोशों का ज्ञान, परमाणु के आकार का ज्ञान, आकार का ज्ञान। ठीक है, उसी के साथ साथ अपन ने एल पढ़ा था। एल किसका ज्ञान कराता है, ये इस पर डिपेंड करता है, आपको पता है। ये किसका ज्ञान कराता है, एक कोशों का ज्ञान कराएगा, यानी कि परमाणु के आकार का ज्ञान कराएगा। ये कराएगा उपकोश का, किसका कराएगा, उपकोश का, जिसे कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षक। ये किसका ज्ञान कराएगा, इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था, इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था का ज्ञान कराएगा, उसके अभिविन्यास का ज्ञान कराएगा। और चौथी है यानी कि एस, स्पाइन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन की गति व वेग, इलेक्ट्रॉन की गति व वेग का ज्ञान कराएगा। ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एस जो होता है उसे हम चक्रण क्वांटम संख्या, स्पाइन क्वांटम नंबर कहते हैं। और एस का मान जो होता है वह अलग अलग प्रकार से, अलग अलग क्वांटम संख्या के अनुसार अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहले ना आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या जो है, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की गति व या वेग बोल दो, दिशा का ज्ञान कराती है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की गति व दिशा का ज्ञान कराती है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो दिशा का ज्ञान और इलेक्ट्रॉन की गति, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की गति को दर्शाती है या इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान कराती है। अब इलेक्ट्रॉन की गति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉन की गति 2 प्रकार की। इलेक्ट्रॉन की यहाँ से लिख देते हैं स्विप करके, गति 2 प्रकार की होती है। ये पहली गति और ये दूसरी गति। ठीक है, देखो एक तो ये गति होती है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक गति अपन ऐसे कर देते हैं, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, ये तो जाएगा आपके क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो अपन ने अभी पढ़ा कि एस का मान जो होता है वह चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन की गति और दिशा का ज्ञान कराती है। किसकी गति कराती है, और इलेक्ट्रॉन की गति और दिशा का ज्ञान कराती है। कौन कराती है, चक्रण क्वांटम संख्या कराती है। वहाँ पे अपन ने लिखा एन का मान जो है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है, कोश और परमाणु के आकार को दर्शाती है। एल का मान जो है उपकोश या कक्षक को दर्शाता है। एम का मान जो है इलेक्ट्रॉन की प्रावस्था को दर्शाता है। और एस का मान जो है इलेक्ट्रॉन की गति व वेग को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, ये कंप्लीट आप समझ गए इसके बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की गति 2 प्रकार की होगी, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, और एक दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन की गति जब आपको पढ़ाई थी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, कि एक ही कक्षक, एक ही कोश में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन, ये कोश है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। एक ही कक्षक में उपस्थित समवर्ती इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पास पास उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी गति हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। यदि इधर घूम रहा है तो इधर इधर घूमेगा। ठीक है, यानी कि एक ही कोश में उपस्थित 2 समीपवर्ती इलेक्ट्रॉनों की गति एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है। किसमें होती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में गमन कर रहा है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में गमन कर रहा है, तो उसके लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा, इस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, इस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन घड़ी की उल्टी दिशा में गमन कर रहा है तो इस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। कौन से का, इसका आपने भरा होगा 12th में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, तो इस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के लिए तो इसका प्रयोग करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसका प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं इसे। लिखिए, चक्रण क्वांटम संख्या, इसमें लिखना, इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। अगला एरो लगा के, इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है।
अगला एरो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की गति, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की गति व दिशा का ज्ञान कराती है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की गति व दिशा का ज्ञान कराती है। इलेक्ट्रॉन की गति व दिशा का ज्ञान कराती है। ठीक है, इसको मिटा के डायग्राम दोबारा से बना देता हूं मैं। अपने चल रहा है चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में। अगला टॉपिक डालना है आपको इलेक्ट्रॉन की गति। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है? चक्रण क्वांटम संख्या बताती है। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो प्रकार से गति करते हैं, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज की बात करें तो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये घड़ी की दिशा में गमन करेगा। किधर गमन करेगा? घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वह घड़ी की विपरीत दिशा में गमन करेगा। कोई इधर कर रहा है तो कोई इधर करेगा। ठीक है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में गमन करता है या घड़ी की दिशा में चक्कर लगाता है, उसके लिए हम किस सिंबल का प्रयोग करेंगे? इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। एरो ऊपर की साइड में लगाना है। यदि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में गमन कर रहा है तो एरो ऊपर की साइड लगेगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में काम कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसके लिए जो एरो लग रहा है उसका प्रयोग करेंगे। इसे उतार लीजिए आप इलेक्ट्रॉन की गति के लिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए। इसे बोलेंगे दक्षिणाव्रत और इसे बोलेंगे वामाव्रत। इसे बना लीजिए आप डायग्राम को, वामाव्रत और दक्षिणाव्रत, दोनों डायग्राम बना लीजिए। और नीचे लिखेंगे अपन यहाँ पे इसे बना लो पहले आप। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखेंगे ना। क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत और वामाव्रत, दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्लॉकवाइज दक्षिणाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत। ठीक है, यदि दक्षिणाव्रत या घड़ी की दिशा में कोई इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है तो उसके लिए कौन सा एरो लगाएंगे? ये एरो लगाएंगे, ऊपर वाला एरो लगाएंगे। और कोई घड़ी की विपरीत दिशा में गमन कर रहा है तो उसके लिए ए वाला एरो का प्रयोग अपन करेंगे। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है तो इसका मान क्या होगा? +1/2 होगा। क्या होगा? +1/2 होगा। और इसी के विपरीत यदि कोई इलेक्ट्रॉन घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की या एंटी क्लॉकवाइज लिख देते हैं यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है तो S का मान S बराबर -1/2 होगा। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद आपको उन डायग्राम के नीचे ये दोनों लाइनें लिखनी हैं, जल्दी से लिख लीजिए।
यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है तो इसका मान हमेशा +1/2 होगा, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में गमन करता है, इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में गमन करता है, तो इसका मान -1/2 होगा। जल्दी से बना लीजिए इसे। तो यही इंपॉर्टेंट है अपने पास कि इसका मान, यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मान क्या होगा, +1/2 होगा, और यदि उल्टी दिशा में गमन कर रहा है तो उसका मान क्या होगा, -1/2 होगा। क्या होगा, -1/2 होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और लास्ट नोट डाल के लिखना, आप नोट डाल के लिखना, परमाणु में जहाँ पर, इसी के बाद परमाणु में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, परमाणु में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, परमाणु में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, उसे नोडीय पृष्ठ कहा जाता है। उसे नोडीय पृष्ठ कहा जाता है। उसे नोडीय पृष्ठ कहा जाता है। तो नोडीय पृष्ठ किसे कहते हैं, जहाँ पर परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है, उसे नोडीय पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और इसके बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।